मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पर लिमिटेड लिंक एस्ट्रोलॉजर आपका इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हमने केपी विधा के बारे में कुछ 3-4 क्लासों में पढ़ने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और इस क्लास की ब्रीफिंग यानी वापस मैं इसको रिपीट करता हूं। जब एक जातक का जन्म होता है तो चंद्रमा एक राशि में होता है, एक नक्षत्र में होता है। जैसे मेष राशि में किसी का जन्म हुआ और अश्विनी नक्षत्र में उसका जातक का जन्म हुआ तो जन्म राशि उसकी मेष राशि कहलाती है। और अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है तो उसकी पहली महादशा केतु की प्रारंभ होगी, न कि मेष राशि के स्वामी मंगल की पहली दशा होगी। जन्मकालीन राशि का स्वामी का प्रभाव बहुत कम होता है, किंतु चंद्र जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र के स्वामी की महादशा प्रारंभ होती है। जो नक्षत्र नवमांश होता है उसकी अंतरदशा होती है, उसका प्रभाव जातक पर मुख्य रूप से पड़ता है। आदरणीय कृष्णमूर्ति जी ने विंशोत्तरी दशा के नियमों पर आधारित नियमों के आधार पर नक्षत्रों का विभाजन, उप विभाजन और उप नक्षत्रों का विभाजन करके फलादेश की एक नई पद्धति को जन्म दिया, जिसे कृष्णमूर्ति पद्धति कहा जाता है। कृष्णमूर्ति जी ने चंद्रमा की ही नहीं वरन सभी ग्रहों की स्थिति नक्षत्र, उपनक्षत्र में और उप नक्षत्र में बांट दिया। इतना नहीं, 12 भावों को भी कला विकला को भी नक्षत्र, उपनक्षत्र और उप नक्षत्र में विभाजित कर दिया और यह सिद्ध कर दिया उप नक्षत्र ही उस भाव के फलों को सही विश्लेषण करता है। इसी नक्षत्रीय विद्या को हम कृष्णमूर्ति पद्धति कहते हैं। अब 27 नक्षत्र के 249 उपनक्षत्र बन गए और उसके बाद में उपनक्षत्र जो 249 के आधार पर कृष्णमूर्ति जी ने प्रश्न कुंडली के निर्माण की भी एक तरीका इजाद किया। जैसे किसी को कह दें कि 1 से लेकर 249 नंबर तक आप कोई भी नंबर बता दीजिए, उसके बाद उसका फलादेश बहुत आसानी से कुछ चंद मिनटों में दिया जा सकता है। किसी के पास जन्म कुंडली का जन्म समय नहीं है और कोई प्रश्न विशेष लेकर आता है तो कृष्णमूर्ति जी पद्धति में इस तरह 1 से 249 नंबर तक का कोई नंबर बताने पर एक सब लॉर्ड का निर्माण होता है। उस सब लॉर्ड के माध्यम से एक पत्रिका का निर्माण होता है और पत्रिका निर्माण से एक प्रश्न कुंडली बन के हम उसका फलादेश किया जा सकता है। जैसे हमें ट्रेन कितने बजे मिलेगी, लेट तो नहीं है, हमें फ्लाइट लेट तो नहीं है, हमें कुछ ऐसी घटनाओं की जैसे बिजली चली गई, बिजली कब आएगी, ये हम आसानी से ये प्रश्न कुंडली हॉररी के माध्यम से हम देख के बता सकते हैं। क्योंकि उस क्षण को कंट्रोल करने वाले प्लैनेट को हम रूलिंग प्लैनेट्स भी कहते हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति में भाव, संधि भाव, मध्य जैसी कोई चीज नहीं होती है। वहां जब जो भाव प्रारंभ होता है वहीं से लिया जाता है, उसी की डिग्री को मेन आधार बना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूं कि जैसे लग्न 24 डिग्री में उदय हो रहा है और द्वितीय भाव में 24 डिग्री तक होगा। अब प्रथम भाव का प्रारंभ, द्वितीय भाव का प्रारंभ 12 से 12 भावों का निर्मित जो होगा वो 24 डिग्री से आरंभ होगा। अब किसी जातक का 12 डिग्री में सूर्य है तो लग्न कुंडली में तो हमें दिखाई देगा लग्न में सूर्य है, जबकि जब हम कृष्णमूर्ति पद्धति से उसका आकलन करते हैं तो वह सूर्य, क्योंकि 24 डिग्री से ही प्रारंभ होता है तो वो डिग्री कहां चली जाएगी, 12वें भाव में सूर्य चला जाएगा। तो अब सूर्य का प्रभाव 12वें भाव के आधार पर होगा। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में चलित कुंडली या कस्म कुंडली कहते हैं, उसके आधार प्लेसिडियस सिस्टम से आधार पर जन्म पत्रिका निर्माण होता है। अब इस जन्म पत्रिका के निर्माण की जो विधि है उसमें कई प्लैनेट 2-2 बार आ जाते हैं, 2-2 भाव आ जाते हैं। यानी कर्क राशि 2-2 बार है और मकर राशि 2-2 बार है। और जैसे सिंह राशि गायब हो गई या एक भाव गायब हो गया या 2 भाव गायब हो गए, तो ये जो सिस्टम है
तो ये सिस्टम बहुत ही अलग ढंग से प्रोडिक्शंस हो जाते हैं। फिर तो जैसे आपने लग्न कुंडली या वैदिक के आधार पर जो कुंडली बनाई उसके हिसाब से तो लग्न में सूर्य था, और आपने जो केपी पद्धति से जो जन्म कुंडली का निर्माण किया या चलित कुंडली का निर्माण किया उसमें सूर्य बार चला गया, तो आपके प्रेडिक्शंस की जो सटीकता है वो केपी पद्धति के माध्यम से कुछ ज्यादा है। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का उच्च का नीच का होता है, परम उच्च का होता है। जैसे सूर्य 10 डिग्री में मेष राशि में उच्च का होता है, और मंगल के अश्विनी नक्षत्र उप नक्षत्र शनि होता है। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि वैदिक ज्योतिष की कुछ कमियों को कृष्णमूर्ति जी ने रेक्टिफाई करने की कोशिश की है। वैदिक ज्योतिष में ग्रह को जो उच्च नीच का देखा जाता है वो यहाँ पे उच्च नीच का नहीं है। अब हम देखते हैं कि एक अयांश क्या होता है। केपी अयांश अलग ढंग का है। जो 2000 से जो पूर्व जन्म लेने वाले ओल्ड अयांश केपी, और जो 2000 के बाद जन्म लेने वाले हैं जहाँ तक उन्हें न्यू केपी अयांश कहते हैं। इस अयांश के बारे में मैं विस्तृत रूप से एक व्याख्या आपके क्लास में कर चुका हूं, अतः इस संबंध में अधिक बोलने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूं। केपी पद्धति में एक मारक भाव होते हैं। मारक भाव होते हैं दूसरा और सातवां भाव, जो मृत्यु के अतिरिक्त इनका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। केपी पद्धति में बाधक भावों की भी बहुत विशेषताएं हैं और उनका बहुत उपयोग किया जाता है। अब बाधक भाव क्या होते हैं? चर लग्न कौन कौन से होते हैं? चर लग्न होते हैं मेष, कर्क, तुला और मकर लग्न चर लग्न कहलाते हैं। इसमें 11वां भाव बाधक भाव कहलाता है। और स्थिर लग्न होते हैं वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ये स्थिर लग्न होते हैं। इनमें 9वां भाव क्या होता है? इसमें 9वां भाव बाधक भाव कहलाता है। और द्विस्वभाव के भाव कौन कौन से होते हैं? मिथुन, कन्या, धनु और मीन। यानी बुध और बृहस्पति के जो भाव हैं, यानी इन दोनों ग्रह के जो राशियां हैं वो द्विस्वभाव राशि कहलाती हैं। और इन द्विस्वभाव मिथुन, कन्या और धनु और मीन राशि के जो स्वामी द्विस्वभाव के हैं, तो उस जातक में जो जन्म लेने वाला है उनके 7वां भाव बाधक भाव होता है। तो यहाँ बाधक और मारक दोनों ही 7वें भाव हो गया। अर्थात इन जन्म लग्नों में जन्म लेने वाले मिथुन, कन्या, धनु और मीन लग्न में जन्म लेने वाले जातक के लिए 7वां भाव बाधक और मारक दोनों हो जाता है। वैसे भी किसी भी जीवन साथी के लिए सबसे खतरनाक 7वां भाव हो जाता है, क्योंकि वो 7वां भाव जीवन साथी का भाव है। और यहाँ जीवन साथी का भाव मिथुन, कन्या और धनु और मीन में काफी मारक हो जाता है। बाधक और मारक दोनों हो जाता है। तो 7वें भाव का प्रभाव जातक के जीवन पे बहुत पड़ने लगता है। अभी तक अपन ने ये चीज देख ली है कि इनका किस ढंग से प्रभाव रहा, किस ढंग से ये रहा। अब अपन देखना चाहेंगे कि ये फलादेश किस ढंग से करते हैं। ज्योतिष में फलादेश की क्या सिस्टम है। कृष्णमूर्ति जी ने 40 सालों की शोध अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी नया जन्म दिया। अपने बौद्धिक कौशल पर घमंड नहीं करते थे, वो अति विनम्र भाषा का प्रयोग करते थे। वो कहते थे मेरा संशोधन अभी परिपूर्ण नहीं हुआ है, अभी इसमें और कमियां रह गई हैं, और आने वाले समय में इन कमियों को आने वाले ज्योतिषी इस पे कमियों को दूर करेंगे और इसकी सूक्ष्मता को पहचानते हुए फलादेश करेंगे। आज के अभ्यासक इन वैज्ञानिक शोध के द्वारा इन कमियों को दूर कर रहे हैं और उनकी जो भावनाएं थी उनका प्रभाव अभी भी कर रहे हैं। फलादेश का क्या मतलब है? फलादेश किसे कहते हैं? किसी भी घटना की ज्योतिषीय चिकित्सा को फलादेश कहते हैं। आपके ग्रह गोचर की जो स्थिति है उसका जो फलादेश करने का जो है तरीका, उसे ज्योतिषीय चिकित्सा कहेंगे। यह फलादेश प्रणाली घटना के बारे में राय देती है, उससे संबंधित घटना से मुख्य भाव और सहायक भाव जैसे इसमें होती हैं। जैसे किसी घटना का कोई मुख्य भाव किसी भी घटना का मुख्य भाव होता है, जैसे विवाह का 7वां भाव है, और 12वां भाव से 6ठा भाव विवाह विच्छेद का भाव है, विवाह नहीं कराने का भाव है। और उसके सपोर्टिंग भाव कौन से हैं? सपोर्टिंग भाव दूसरा भाव है। पहले दूसरा भाव कहलाता था क्योंकि परिवार में एक वृद्धि होती है,
एक जीवन साथी आने से परिवार में वृद्धि होती है। पुरुष की कुंडली में तो महिला आती है जीवन में और उसके संतान आती है तो और वंश वृद्धि होती है, तो परिवार में वृद्धि होती है, सपोर्टिंग करता है। और उसका जो सातवें भाव के साथ में जो दूसरा भाव उसका सपोर्टिंग भाव है पांचवा भाव। अब उसके दूसरे भाव ने पांचवा भाव ले लिया, क्योंकि आज के युग में हर व्यक्ति किसी भी चुंबकीय आकर्षण से जुड़ा हुआ है। किसी भी जातक का विवाह होता है तो वो उस जीवन साथी से शादी करना चाहेगा जिसमें आकर्षण हो, जिसके प्रति उसका लगाव हो। इसके लिए जातक आजकल वैवाहिक जीवन करने से पूर्व लव अफेयर्स के उस सिस्टम में चले जाते हैं। और लव अफेयर्स का जो पंचम भाव है वो चुंबकीय आकर्षण का, सेक्सुअल रिलेशन बनाने का है। तो अब जो दूसरा भाव था केपी का सहायक भाव, उसने पांचवा भाव ले लिया। पांचवें भाव से हम लव अफेयर और देखते हैं और चुंबकीय आकर्षण देखते हैं। तो इस पांचवा, सातवां मूल भाव और सहायक भावों में 11वां भाव एक दोस्त का होता है। तो जीवन साथी भी एक दोस्त है और जीवन साथी 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति है। एक वैवाहिक जैसी घटना जो एक सामाजिक ताना बाना है, एक जातक को किसी भी अन्य जाति के एक सामाजिक सरोकार करके उसको एक सामाजिक स्वीकृति मिलती है कि उस जीवन साथी के साथ रहे, एक कमिटमेंट होता है। और सेक्सुअल रिलेशन दोनों के साथ बनाने की समाज आजादी देता है। विवाह एक ऐसी घटना या बंधन है, उसको हमने इस ढंग से मानकर सप्तम भाव की जो घटना है उसको लव अफेयर्स के माध्यम से जो पंचम भाव बताया 11वां इच्छाओं की पूर्ति है। जातक की जो इच्छाओं की पूर्ति है, जो शादी करके वैवाहिक जीवन को सफल बनाना के लिए जो इच्छा पूर्ति का भाव है 11th हाउस है। तो हम कह सकते हैं आज के युग में कि विवाह जैसे भाव को केपी पद्धति में 7वां भाव मूल भाव है और 5वां 11वां भाव सहायक भाव है। अब किसी भी घटना के लिए एक भाव से नहीं चलता। वैदिक ज्योतिष में केवल 7वें भाव से हम वैवाहिक जीवन के बारे में देखते थे, यहाँ तो 2 हाथ से ताली बजती है। 5वां और 11वां भाव को भी हम उसी ढंग से देखते हैं विवाह के लिए जैसे 7वें भाव को देखते हैं। विवाह के बाद में हमारा परिवार बढ़ोतरी होती है। कृष्णमूर्ति पद्धति में हर चीज के लिए बहुत बारीकी गणनाएं, सूचक बनाने की प्रणाली है ना। मैं आज इतना ही कहकर आगे की जो टेक्स्ट मैसेज में आपकी क्लास प्रारंभ करता हूं। सभी को सादर नमस्कार। आशा करता हूं मेरा उद्बोधन आपको पसंद आया होगा।